इधर ध्यान दो, एक्सपेरिमेंट का नाम क्या है, आरएलसी सीरीज सर्किट। ठीक, आरएलसी से आपको पता होना चाहिए कि आर, एल और सी है क्या। ठीक, आर का मतलब यहाँ पर क्या है, रेजिस्टेंस है, एल का मतलब इंडक्टेंस है और सी का मतलब कैपेसिटेंस है। ठीक है, इससे पहले जितने एक्सपेरिमेंट तुम लोग ने किया है अलग अलग लोड पे किया, मतलब आर लोड अलग एक्सपेरिमेंट में था, उसमें एल के साथ नहीं था। ठीक, एल वाला अलग किया होगा। ठीक, कैपेसिटर वाला अभी तक नहीं किया है। ठीक है ना, तो यहाँ पर क्या है, तीनों कंपोनेंट को हम लोग ने क्या कर दी, एक ही सर्किट में कनेक्ट करके आपस में सीरीज में भी होता है, पैरेलल में भी होता है। ठीक है ना, लेकिन यहाँ पर आपके प्रैक्टिकल कौन सा है, सीरीज के लिए। ठीक ना, तो सीरीज में हम लोग को कनेक्ट करके और इससे हम लोग को रिजल्टेंट निकाला, और रिजल्ट में हम लोग को निकलेगा क्या, अगर एम पढ़ोगे तो इसमें यही कहा गया है कि जो हमारा वोल्टेज होता है, ठीक है ना, यहाँ पर जो सप्लाई वोल्टेज है वो किसके बराबर, तुम्हारे फेजर सम के, वीआर, वीएल और वीसी। ठीक है ना, तो यहाँ पर जो वोल्टेज है, सप्लाई वोल्टेज किसके इक्वल है, यहाँ पर सीरीज में हमारे तीन कंपोनेंट हैं, उसके अक्रॉस जो वोल्टेज तुम लोग निकालोगे, ठीक है ना, उसका फेजर सम के इक्वल होता है यहाँ पर। ठीक है ना, ये एसी सर्किट में है। अगर डीसी सर्किट की बात करते हैं तो डीसी सर्किट में क्या होता है, अलजेब्रिक सम के इक्वल होता है तुम्हारा वोल्टेज। समझ में आ गया ना, वहाँ अलजेब्रिक सम की बात होती है, लेकिन यहाँ पर तुम्हारा सर्किट कौन सा है, एसी सर्किट है। ठीक, तो इसमें तुम्हारा क्या होगा, फेजर सम के बराबर होगा। समझ में आ गया ना, और फेज तुम्हारा सिर्फ एसी सर्किट में ही बनता है, फेज तुम लोग पढ़े भी होगे, और फेज अगर एक फेज से ज्यादा होंगे तो उसका फेज डिफरेंस कितना होता है वही पता होना चाहिए। ठीक है ना, तो फेज हम बता दें कि फेज तुम्हारा क्या है, कि अगर हम लोग फेज का मतलब अगर एक फेज की बात करें तो एसी में कुछ यू तुम्हारा वेवफॉर्म बनता है, और एसी में तुम्हारा क्या होता है, एक वोल्टेज होगा और तुम्हारा करंट भी होगा। ठीक है ना, अब यहाँ पर ये बात होती है कि टाइम पीरियड, मतलब कि अगर तुम्हारा जो करंट की बात अगर कर रहे हैं, अब इस फेज में तुम्हारा एक फेज का है, मतलब एक वोल्टेज है और एक करंट है यहाँ। ठीक है, अगर ये वोल्टेज तुम्हारा एक वोल्टेज से ज्यादा होगा, दो वोल्टेज हो या तीन वोल्टेज हो, तो मतलब इसका मतलब कि यहाँ पर दो फेज है या फिर तीन फेज की बात करेंगे। समझ में आ गया ना, तो यहाँ सिंगल फेज में तुम्हारा एक वोल्टेज है और एक करंट है। ठीक, दोनों की जो पीक वैल्यू है अलग अलग है, लेकिन दोनों का जो समय है स्टार्टिंग का और एंड का वो तुम्हारा सेम है। इसका मतलब ये होता है कि तुम्हारा वोल्टेज और करंट दोनों सेम फेज में है, एक ही फेज में। समझ में आ गया ना। ठीक, अब इसमें तुम्हारा लीडिंग और लैगिंग भी आता है, पढ़े होगे। लीडिंग तब होता है कि हम लोग किसी इसमें से किसी एक को रेफरेंस पहले माने, ठीक है ना, उस रेफरेंस के हिसाब से हम लोग यहाँ पर मान लो हम लोग वोल्टेज को रेफरेंस ले लिए हैं, फेज रेफरेंस ले लिए हैं, और करंट को हम लोग यहाँ पर देखेंगे, उस रेफरेंस से देखेंगे, तो हम लोग करंट की बात करें कि लीड कर रहा, आगे बढ़ रहा है कि वो लैग कर रहा है, पीछे जा रहा है। ठीक है ना, और कैसे करेंगे, जब हमारा जो करंट की जो पहले जीरो से जहां से तुम्हारा स्टार्ट हुआ था वहां से देखेंगे कि जहां से वो जीरो स्टार्ट हुआ था और कहां वो मैक्सिमम जा रहा है। अगर वो पहले ही मैक्सिमम वैल्यू उसकी पहुंच जा रही है जिसका रेफरेंस हम लोगों ने लिया है, तब हम लोग क्या बोलेंगे, लीडिंग है। समझ में आ रहा है ना, अगर उसकी मैक्सिमम वैल्यू रेफरेंस फेजर से पीछे जा रही है, बाद में हो रही है, तब क्या है, लैग कर रहा है। समझ में आ रहा है ना। ठीक, और यहाँ पर हमारा क्या होता है, टाइम पीरियड ओमेगा टी से रिप्रेजेंट करते हैं ना, ठीक, टी इज इक्वल टू, ठीक, तो यहाँ पर तुम्हारा मान लो यहाँ 90 डिग्री तुम्हारा एंगल बन रहा है। ठीक है ना, तो 90 डिग्री यहाँ पर बन रहा है, 90 डिग्री, इस 90 डिग्री में तुम्हारा वोल्टेज की भी वैल्यू मैक्सिमम जा रही है और करंट की भी मैक्सिमम जा रही है, मतलब कि एक ही टाइम पर। इसका मतलब है कि जो स्टार्ट हो रहा है जीरो से, वोल्टेज भी सेम टाइम पीरियड और तुम्हारा करंट भी हो रहा है। समझ में आ गया ना, और एंड भी तुम्हारा हो रहा है, कंप्लीट साइकिल यहाँ पर सेम बन रही है तुम्हारे, और दोनों की बस क्या है, मैक्सिमम वैल्यू अलग अलग है। समझ में आ गया ना, एंगल तुम्हारा यहाँ पर सेम, तो ये तुम्हारा दोनों सेम फेज में है। ठीक है ना, यहाँ लीडिंग और लैगिंग की भी बात करनी है, तो तुम लोग को पता होना चाहिए कि लीडिंग कब होता है करंट, लैगिंग कब होता है,
दोनों वोल्टेज और करंट सेम फेज में कब होते हैं। ठीक, अगर आर की पहले हम बात करते हैं तो आर तुम्हारा रेजिस्टिव लोड है। ठीक है, तो रेजिस्टिव लोड में यहाँ एग्जांपल में क्या रखा हुआ है, तुम्हारा बल्ब रखा हुआ है सर्किट में। ठीक, और एल की बात करते हैं इंडक्टर की, तो यहाँ पर इंडक्टर रखा गया है। ठीक है ना, और कैपेसिटेंस की बात करें तो कैपेसिटर रखा गया है। ठीक ना, तो ये तीनों कंपोनेंट प्योर फॉर्म है अपने अपने लोड के। ठीक, रेजिस्टिव लोड में प्योर फॉर्म हम लोग बल्ब की बात करते हैं, इंडक्टेंस में हम लोग इंडक्टर की बात करते हैं, कैपेसिटेंस में हम लोग कैपेसिटर की बात करते हैं। समझ में आ गया ना। अब आर की अगर हम लोग बात करते हैं तो अगर फेजर हम लोग बनाए तो फेज में क्या होता है कि ये लीड करता है कि लैग करता है, रेजिस्टिव लोड रेजिस्टेंस दोनों सेम फेज में। तो हमने जो अभी यहाँ फेजर बनाए, यहाँ पर क्या हो रहा है, तुम्हारा दोनों का जो टाइम है वो सेम है, स्टार्टिंग एंड भी तुम्हारा सेम है। दोनों की मैक्सिमम वैल्यू अलग अलग है, लेकिन दोनों 90 डिग्री पर ही मैक्सिमम हो रहे हैं। समझ में आ गया, इसका मतलब दोनों क्या है, तुम्हारे सेम फेज में है। तो ये केस कब होता है, जब तुम्हारा कंपोनेंट आर होता है। समझ में आ गया ना, हाँ, सिर्फ रेजिस्टेंस हो। अब एल की केस में क्या होगा, तुम्हारा वोल्टेज लीड करता है, या हम लोग कह सकते हैं करंट हमारा लैग कर रहा है, अगर करंट को बोले तो। ठीक, और रेफरेंस हम लोग रखें वोल्टेज को। ठीक, तो हमारा करंट क्या हो रहा है, लैग कर रहा है, पीछे। कितना पीछे है, अगर हम लोग देखें तो जहां से तुम्हारा ये वोल्टेज मैक्सिमम पीक वैल्यू दे रहा है जितने एंगल पर, वहां से तुम्हारा क्या हो रहा है, करंट स्टार्ट हो रहा है। ठीक है ना, ये इस तरह से। ठीक, इसका मतलब जो करंट की जो पीक वैल्यू है वो तुम्हारा रेफरेंस फेजर से बाद में आई है, सारे पीछे है। इसका मतलब तुम्हारा क्या है कि ये 90 डिग्री तुम्हारा लैग कर रहा है करंट। और ऐसे भी बोल सकते हैं कि वोल्टेज तुम्हारा क्या कर रहा है, लीड कर रहा है, इतना 90 डिग्री। समझ में आ गया ना। ठीक, तो अगर हम लोग करंट की वैल्यू हम लोग लिखते हैं तो I इज इक्वल टू आई एम साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2 लिख सकते हैं, या एंगल में लिखना चाहे तो 90 डिग्री लिख सकते हैं। समझ में आ गया ना। तो इस तरह से हम लोग लिखते हैं इक्वेशन के फॉर्म में। अगर हम लोग को यहाँ पर लीड करता तो यहाँ पर माइनस की जगह प्लस लगाना पड़ता। समझ में आ गया ना। तो इस तरह से अभी तुम लोग आगे इक्वेशन के फॉर्म में देखोगे। ठीक है, अब तो ये हो गया तुम्हारा करंट लैग कर रहा था। अब करंट तुम्हारा लीड कब करेगा, किस केस में लीड करेगा करंट तुम्हारा, कैपेसिटेंस के केस में करेगा। ठीक, अब मान लो हमने यहां से स्टार्ट किया, ठीक, अब यहां पर जो मैक्सिमम वैल्यू है करंट का वो तुम्हारा पहले ही आ जा रहा है वोल्टेज से। इसका मतलब करंट तुम्हारा लीड कर रहा है। और कितना हो रहा है तुम्हारा, यहाँ पर जहां पर तुम्हारा एक हाफ साइकिल कंप्लीट हो रही करंट की, वहां पर तुम्हारा बन रहा है वोल्टेज का पीक वैल्यू। समझ में आ गया, मतलब कि कितना डिग्री हो गया तुम्हारा, पाई बाई, यहाँ पर पाई बाई 2 है तुम्हारा। इसका मतलब 90 डिग्री तुम्हारा क्या है, करंट लीड कर रहा है। साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2 से करके तुम लोग यहाँ मैक्सिमम वैल्यू लिख सकते हो। समझ में आ गया ना। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, मैक्सिमम वैल्यू को दिखाते हैं और बताते हैं कि कौन लीड कर रहा है कौन लैग कर रहा है। क्लियर हो गया ये चीज। अब ये तीनों चीज तुम्हारे सर्किट में होगा तब कैसे करोगे। ठीक, अब यहाँ पर देख लो कि हमें फेजर सम निकालना है। ठीक, अब इसका मतलब एक और चीज है कि अगर हम लोग को टोटल वोल्टेज यहाँ पर, क्योंकि सबका वोल्टेज अलग अलग होगा, यहाँ पर सब पे वोल्टेज जो ड्रॉप होगा किसी का कम होगा, किसी का ज्यादा होगा, किसी का बहुत ज्यादा होगा, ऐसे भी होगा। ठीक है ना। लेकिन जब तीनों को हम लोग फेजर सम टोटल करते हैं तो इसके बराबर आता है यहाँ पर सप्लाई वोल्टेज के। तुम लोग खुद चेक करोगे, तुम लोग ये चीज निकालोगे, देखोगे, प्रूव करके अच्छा आए तो इसकी इक्वल आ ही रहा है। ठीक है ना। तो किस फॉर्मूले से निकालोगे, ये है तुम्हारा V इज इक्वल टू अंडर रूट वी आर का स्क्वायर प्लस VL माइनस VC का होल स्क्वायर। समझ में आ गया ना। ठीक, और ये तो वोल्टेज के लिए हो गया। ठीक, जब ऑब्जर्वेशन में तुम लोग जब देखोगे तो तुम्हें क्या निकालना पड़ेगा, इसलिए तो तुम्हें प्रूफ करना है, लेकिन तुम्हें बाद में निकालना क्या, पावर फैक्टर भी निकालना पड़ेगा। ठीक है ना। तो पावर फैक्टर का यहाँ फॉर्मूला क्या होगा, cos पाई इज इक्वल टू R बाय Z होगा।
ये फॉर्मूला पावर फैक्टर का कब यूज करोगे? आरएलसी सर्किट में, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर एक और चीज निकालता पड़ता है, उसका नाम है इम्पीडेंस। ठीक, पढ़े हो इम्पीडेंस? किससे रिप्रेजेंट करते हैं? जेड से। जेड इज इक्वल टू कितना होता है? अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। इस फॉर्मूले से तुम्हें z मिल जाएगा, r तुमको पता ही कैसे निकालते हैं, ठीक है, और r मिल गया, z मिल गया, तो r बाय z करके cos फाई निकाल सकते हो, पता चल जाएगा कि तुम्हारा पावर फैक्टर कितना कितना आ रहा है। समझ में आ रहा है ना? ठीक, और ये तो तुमको प्रूफ करना ही है। समझ में आ गया? ठीक, और यहाँ पर देखो पोटेंशियल डिफरेंस सबका अपना अपना है। VR निकालने के लिए देखो, ये अगर तुमको R निकालना है तो रेजिस्टेंस अगर तुम निकालोगे तो V अपॉन I से फॉर्मूले से नहीं निकालना है। कौन से निकालना है? V वोल्टेज रखना है, VR से रखना पड़ेगा। मतलब कि जो वोल्टेज तुम्हारा R के अक्रॉस फ्लो कर रहा है उसका रखना पड़ेगा। समझ में आ गया? तो यहाँ पर VR इज इक्वल टू I इंटू R के फॉर्मूले से तुम लोग R निकाल लोगे। समझ में आ गया ना? और VL तुम्हें पता है तो यहाँ पर XL निकाल सकते हो। XL कैसे निकलेगा? VL इज इक्वल टू I इंटू XL। अब ये बताओ कि ये XL तुम्हें इंडक्टेंस वाले में बताए थे, XL क्यों हम लोग लगा रहे हैं? क्योंकि ये R को रिप्लेस कर रहा है यहाँ पर, क्योंकि इसकी यूनिट तुम्हारी क्या होगी? XL की ओम ही होगी, तो हम लोग R की जगह रख सकते हैं ना फॉर्मूले में, तो रख दिए हैं। ठीक, तो R जो है वो L रिप्लेस कर दिया, तो यहाँ पर XL हम लोग रख दिए फॉर्मूले में, तो XL निकाल लेंगे हम लोग, इंडक्टिव रिएक्टेंस। ठीक ना, तो XL पढ़ाए भी थे। उसके बाद अगर हम लोग को XC निकालना है, क्योंकि यहाँ फॉर्मूले में XC दिया हुआ है, तो XC कैसे फाइंड करोगे? ये VC इज इक्वल टू I इंटू XC, क्योंकि X यहाँ पर रिएक्टेंस लगा दिए जो कि यूनिट उसकी बदल दिया है। ठीक, कैपेसिटेंस की यूनिट क्या है तुम्हारी? फेरेड है, उसको रिप्लेस करके ओम हो गई है, और इंडक्टेंस की भी तुम्हारा क्या? हेनरी है, उसको रिप्लेस करके यहाँ पर ओम उसकी भी करें। जब R के तुम्हारा यहाँ पर यूनिट तुम्हारी सेम हो गई, तो R की जगह तो हम लोग XL और XC लिख के और निकाल सकते हैं उसको। तो यही इसी फॉर्मूले का यूज करके तुम लोग R, XL और XC निकाल सकते हो। ठीक, जब ये चीज निकल जाएगा तो इम्पीडेंस के फॉर्मूले में रख के तुरंत निकल जाएगा Z। ठीक है ना, तो इससे तुम लोग पावर फैक्टर भी निकाल लोगे। ठीक, कैलकुलेशन थोड़ा सा इसमें क्या है, तुम्हें ये ध्यान देना है कि तुम्हारे पास साइंटिफिक कैलकुलेटर हो, तब तो तुम एक ही बार में ये निकाल लोगे, नहीं तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा? बॉड मास रूल के हिसाब से फिर चल के निकालना पड़ेगा। मोबाइल फोन से निकालोगे एक साथ रख के वैल्यू तो गड़बड़ हो जाएगी। या सबसे पहले XL माइनस XC करो, उसका होल स्क्वायर करो, फिर R स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर करो, फिर अंडर रूट रखो, फिर निकालो, तब जाके आंसर एकदम सही है। ठीक है ना, तो इसमें निकालने बहुत गड़बड़ी होती है, तो ये चीज तो क्लियर हो गया तुमको। अब इसमें तुम लोग एक और चीज देखोगे, रेजोनेंस कंडीशन पढ़े हो? ठीक ना, रेजोनेंस कंडीशन क्या बोलता है कि हमें पता है कि जो R की वैल्यू कुछ अलग होगी, XL की वैल्यू कुछ अलग होगी, और XC की वैल्यू अलग अलग होगी, और अलग अलग वोल्टेज पे सबकी वैल्यू अलग अलग होती है। ठीक है ना, लेकिन ये केस ऐसा भी आता है कि हम लोग ऐसा वोल्टेज जब अप्लाई करते हैं तो हमारा XL की वैल्यू और XC की वैल्यू सेम हो जाती है, और जब सेम हो जाएगी वैल्यू तो तुम्हारी ये 0 हो जाएगी, तो सर्किट में तुम्हारा सिर्फ क्या बचेगा? सिर्फ R बचेगा। मतलब तुम्हारा जो इम्पीडेंस वो किसके बराबर हो गया? R। मतलब सर्किट में तुम्हारा सिर्फ R। इसको कहते हैं रेजोनेंस कंडीशन कहते हैं। समझ में आ गया ना? और ये केस तुम लोग यहाँ पर देखोगे भी भाई, इस तुम्हारे एक्सपेरिमेंट में तो ये नहीं है, लेकिन तुम्हें करवा के दिखा भी देंगे। ठीक है ना, और जैसे जैसे तुम वोल्टेज बढ़ाओगे वैसे वैसे तुम खुद देखोगे कि इन दोनों की वैल्यू कितनी आपस में सेम होती चली जा रही है। समझ में आ रहा है ना? ठीक, लेकिन वो तुम्हारे इसके ऑब्जर्वेशन टेबल से मतलब नहीं है। ठीक ना, वो तुम लोग अपना निकाल के देख सकते हो। ठीक ना, इतना क्लियर हो गया सारा कैसे निकालना, फॉर्मूला हमने लिख दिया है। ठीक, अब इसको कनेक्ट कैसे करोगे कैसे? अब यहाँ पर AC सर्किट है तुम्हारी सिंगल फेज की, तो फेज और न्यूट्रल होगा। ठीक, फ्यूज लिंक है और न्यूट्रल लिंक भी होगा। ठीक,
और ऑटो ट्रांसफार्मर भी होगा, क्योंकि हमको क्या करना है, अलग अलग वोल्टेज पे अलग अलग सबका निकालना है, ठीक ना। तो आउटपुट वोल्टेज को हम लोग सेट कैसे करेंगे, बाय द हेल्प ऑफ ऑटो ट्रांसफार्मर। ठीक, ऑटो ट्रांसफार्मर का यूज तुम लोग को पता भी है, फिर से बता दे रहे हैं। इसमें सिंगल कॉइल होता है, इसका मतलब इसमें सेल्फ इंडक्टेंस होगा, और सेल्फ इंडक्शन क्या होता है तुम्हारा, सेल्फ इंड्यूस ईएमएफ ही होता है। मतलब एक ही कॉइल में जो तुम वोल्टेज, पहले तो तुम सप्लाई वोल्टेज दे रहे हो और उसमें जो करंट फ्लो कर रहा है, ठीक, और वो चेंजिंग है, इससे जो तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड निकलेगा वो भी चेंजिंग होगा ना, और उस चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा, जिसको हम लोग सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ कहेंगे, और उसी को हम लोग सेल्फ इंडक्शन भी कहते हैं। समझ में आ गया ना। और वो किसका अपोज करता है, पहले वाले ईएमएफ का। समझ में आ गया ना, तो अपोज करेगा। ठीक, अब हम लोग क्या करते हैं, इसके बाद हम लोग ने एक स्लाइडर लगा दिया जिसमें कार्बन का ब्रश रहता है, हमने बताया भी था, ग्रेफाइट का यूज करते हैं। तो हम लोग जितना नंबर ऑफ टर्न कॉइल चाहिए उतना हम लोग आउटपुट में रख कर और वोल्टेज कम से ज्यादा कर सकते हैं। ठीक, तो हम क्या करेंगे, अब 3 स्टेप में यहाँ निकालेंगे। जैसे तुम लोग इंडक्टर में 3 वोल्टेज को सेट करते थे, तो यहाँ पर हम लोग एक बार 100 वोल्टेज पे सेट करके, और हम लोग क्या करेंगे कि देखो वोल्ट मीटर हमने फिर से सर्किट के पैरेलल लगाया है, एम मीटर को हमने जितने कंपोनेंट है उसके सीरीज में लगा दिया है। ठीक, और सीरीज इससे पहले तुम लोग पढ़े ही करे हो एक्सपेरिमेंट पावर लॉ में, तो ऐसे ही करना है। यहाँ बल्ब एक रखा होगा, एम मीटर को उसके इनपुट पे दे देना है, और बल्ब का जो आउटपुट निकले वो कहाँ जाएगा, इंडक्टर के इनपुट पे। ठीक, इंडक्टर का आउटपुट कहाँ जाएगा, कैपेसिटर के इनपुट में, और कैपेसिटर का जो आउटपुट जाएगा वो कहाँ जाएगा, वोल्ट मीटर के न्यूट्रल वाले टर्मिनल में। समझ में आ गया ना। ये सारे कंपोनेंट तुम्हारे सीरीज में है। अब सीरीज में करने के बाद तुम्हें करना क्या है, इसके नीचे देखो लिखा है VR, इसका मतलब होता है वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस। तो किसको करो, निकालो कैसे, बाय द हेल्प ऑफ मल्टीमीटर। ठीक है ना। तो मल्टीमीटर में हम लोग क्या करते हैं कि वोल्टेज, करंट, रेजिस्टेंस, ठीक है ना। तो कई चीज हम लोग क्या करते हैं, रियल टाइम का वो लोग डेटा ले सकते हैं। तो वोल्ट मीटर से हम लोग क्या करें, मल्टीमीटर से हम लोग वोल्टेज को सेट करेंगे। ठीक, और कैसे सेट करोगे, वोल्ट मीटर है मान लो तुम्हारा, ठीक, डिजिटल, इसमें तुम्हारा यहाँ नॉब रहता है, इसमें सब लिखा रहता है। वोल्टेज है कि यहाँ पर एसी के लिए रहता है तो यहाँ साइनसॉइडल वेवफॉर्म बना रहेगा, और यहाँ भी वोल्टेज रहता है डीसी के लिए रहेगा तो स्ट्रेट लाइन रहती है। समझ में आ रहा है ना। तो पहचानने का ये है, अगर तुम्हारा सोर्स तुम्हारा डीसी होता है तो तुम नॉब को किस तरफ ले जाओगे, जहां पर वी के नीचे स्ट्रेट लाइन बनी हो। पता है ना कैसे बताएंगे कि डीसी वोल्टेज है कि एसी वोल्टेज है। अगर एसी वोल्टेज है तो तुम्हारे यहाँ वेवफॉर्म बना रहेगा। समझ में आ रहा है ना, क्योंकि एग्जाम तुम्हें अपने से करना है। तो वेवफॉर्म बना रहा है, इसका मतलब एसी सप्लाई है। अब इसके बाद जब नॉब इधर से घुमाओगे तो यहाँ वैल्यू भी रहती है, रेंज 600, 200। समझ में आ रहा है ना। तो हम लोग को जितनी मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पर मान लो 600, तो उसी पर ही सेट कर देना। ठीक है ना। अगर 200 पे करोगे, मान लो वोल्टेज तुमने 200 पे दिख के ऊपर दिया, तो इसका यहाँ पर एरर आएगा, बताएगा नहीं वैल्यू। ठीक है ना। तो इससे लिए हम लोग क्या करते हैं, 600 रेंज पे लगा के, और 2 टर्मिनल यहाँ पर जोड़ेंगे, एक तुम्हारा रेड कलर का रहेगा, एक ब्लैक कलर का रहेगा। ठीक, तो रेड वाला और ब्लैक कलर यहाँ पर लगाओगे इनपुट और आउटपुट पे, तो यहाँ पर वोल्टेज बताएगा कि कितना वोल्टेज यहाँ पर है इसके अक्रॉस। समझ में आ गया ना। तो VR तुमको मिल जाएगा। ठीक, नोट कर लेना। इसी तरह तुम्हारा अब सेट नहीं करना, एक ही वोल्टेज को सेट कर दिए तो तीनों कंपोनेंट के अक्रॉस तुम्हें वोल्टेज पहले तो निकालना है। ठीक, अब VL निकालोगे, इसी मल्टीमीटर को अक्रॉस लगा के VL मिल जाएगा, इसी तरह VC मिल जाएगा। समझ में आ गया ना। VL, VC और VR मिल गया, R निकाल लोगे, XL और XC भी निकल जाएगी। इसके बाद फॉर्मूले में रख के Z निकाल लोगे। ठीक है ना, इस तरह सब निकल जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप पे क्या करोगे, वोल्टेज को बढ़ा देना, 150 वोल्टेज कर देना। ठीक है ना। फिर उस 150 वोल्टेज में तुम फिर से VR, VL, VC निकालोगे, फिर बढ़ा के 200 वोल्टेज करके और VR, VL, VC निकालोगे। समझ में आ गया ना। इतना करने के बाद तुम्हें कैलकुलेशन करना है, बस उसके अलावा कुछ है नहीं है। और मेन है तुम्हारा कैलकुलेशन, और उसी से ही तुमको ये प्रूफ भी करना है वोल्टेज। ठीक, और तुम्हें इम्पीडेंस वगैरह सारा चीज निकालना है, इसलिए कैलकुलेशन में लगता है समय और एक्यूरेसी इसमें चाहिए। अगर हल्का से भी एक चीज गड़बड़ा दिए तो पूरा आगे जितने तुम्हारे आंसर है सब गड़बड़ हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना। ठीक,
ये तो बहुत इजी है जोड़ना और करना, लेकिन कैलकुलेशन इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है इसका। समझ में आ रहा है? उसी से ही क्वेश्चन तुम्हारे एग्जामिनर पूछ लेंगे, ठीक ना, तुझे बहुत ध्यान देना है। ठीक, क्लियर हो गया? कोई कुछ और पूछना है इसमें? हाँ, 3 फेज की बात हो रही, 3 फेज के बारे में हम फेज डिफरेंस ही बता देते हैं। ठीक, इसको नोट कर लिए ना। अब फेज डिफरेंस में क्या है तुम्हारा, अब देखो यहां पर ध्यान से, ठीक, ये तुम्हारा एक्स एक्सिस है, ये तुम्हारा वाई एक्सिस है, ठीक है। मान लो यहां पर 3 कॉइल रखी हुई है, मान लो यहां पर, क्योंकि ये 3 फेज तुम्हारा जब जनरेट करते हो उसकी हम बात कर रहे हैं। ऑल्टरनेटर सुने होंगे, ठीक है ना। अब उसमें तुम लोग मोटर लगा दो, मैकेनिकल तो जनरेटर नाम हो जाता है, ठीक है ना। तो उससे हम लोग करते क्या है, मैकेनिकल एनर्जी देते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी लेते हैं। इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस फॉर्म में मिलती है, ऑल्टरनेटिंग फॉर्म में मिलती है, मतलब उसमें ऑल्टरनेटिंग करंट और वोल्टेज रहेगा, ठीक है ना। तो उसमें सिंगल फेज भी होता है, 3 फेज भी होता है। लेकिन जब पावर स्टेशन में जाओ, मतलब पावर प्लांट में जाओगे, तो जब जनरेशन होता है वहां पर बहुत बड़ी ऑल्टरनेटर रहती है, जैसे इस पूरे लैब के बराबर होगी। तो आधा वो क्या रहती है, जमीन के नीचे उसको हैंग किए रहते बीच में, ठीक है ना, कि जो फोर्स लगता है तो वो बराबर बट जाए फोर्स, नहीं तो पूरा अल्टरनेटर ही घूम जाएगा, बहुत तेज फोर्स होता है उसका। तो पूरे ऑल्टरनेटर को वो आधा तुम्हारा क्या करते हैं, उसको कसे रहते हैं, ठीक है ना, टाई किए रहते हैं। तो आधा तुम्हारा ऊपर रहता है जमीन के और आधा जमीन के नीचे रहता है। समझ में आ रहा है ना? जब जाओगे तो बहुत अलग लगेगा, ठीक, क्योंकि तुम्हें पता है कि जब कोई चीज पे फोर्स लगती है तो वो इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन भी करता है उसका। अगर तुम किसी चीज को मारो तुम्हारे हाथ में भी उतना ही फोर्स लगेगा, ठीक है। बात है एब्जॉर्ब करने की, समझ में आ गया ना। तो इसी तरह से तुम्हारा क्या है, अब ये देखो यहाँ पर मान लो 3 कॉइल है, उसके अंदर वाइंडिंग रहती है, ठीक। तो हमने क्या कर दिया, 3 कॉइल ऐसे बना दिया अंदर, ठीक। दोनों बराबर है कॉइल, दोनों साथ में स्टार्ट भी हो रहा है, लेकिन इसमें क्या है कि डिफरेंस दोनों का मैक्सिमम वैल्यू अलग अलग है। समझ आ रहा है ना? मैक्सिमम वैल्यू किसकी, वोल्टेज की, क्योंकि हमको वोल्टेज चाहिए। तो तीनों का जो ईएमएफ निकलेगा वो अलग अलग होगा, तीनों की मैक्सिमम वैल्यू अलग अलग होगी। तो इसमें कोई लीडिंग और लैग नहीं करेगा। समझ में आ रहा है ना? इसका मतलब किसी की कोई मैक्सिमम वैल्यू ही नहीं है, ठीक। अब इसको अगर हम हाँ, इसमें एक और चीज है, अगर 3 कॉइल की बात कर रहे हैं, ठीक, मान लो ऐसे 3 कॉइल है ऐसे, ठीक, तो इसका आपस में जो डिफरेंस होता है वो क्या होगा, ठीक से बना दे रहे हैं। जैसे मान लो ये एक कॉइल हो गई, ये दूसरी कॉइल हो गई, ये तीसरी कॉइल हो गई, ठीक। ये एक्स एक्सिस है तुम्हारा, ये वाई एक्सिस है, ठीक है ना। ये तुम्हारा नाम दे दिए ए बी और सी कॉइल पर, और तीनों की अलग अलग वोल्टेज है, ठीक। इन दोनों के बीच का डिफरेंस को फेज डिफरेंस कहते हैं। समझ में आ गया ना? अब इसका वोल्टेज होगा तो इसमें कुछ करंट भी होगा, ठीक। लेकिन हम लोग अभी वोल्टेज की बात करें। अब जो सी और बी के बीच में जो तुम्हारा एंगल है, मान लो हमने अल्फा रख दिया, ठीक। बी और ए के बीच के जो एंगल है उसको हमने बीटा रख दिया है। समझ में आ गया? अब सी और ए के बीच में डिफरेंस कितना होगा, अल्फा प्लस बीटा, यही होगा ना। इसको कहते हैं फेज डिफरेंस। समझ में आ गया ना? इसी को कहते हैं फेज डिफरेंस। और ये तुम्हारा क्या है, एंगल होता है। तीनों फेज के बीच का, एक फेज दूसरे फेज के बीच का जो एंगल होता है, इसी को फेज एंगल बोलते हैं। समझ में आ गया ना? यही फेज डिफरेंस कहते हैं, ठीक है ना? ठीक सही रहता है। अब ये चीज तुम मूव घुमा रहे हो तो तीनों पे वोल्टेज अलग अलग होगा, तीनों की मैक्सिमम वैल्यू, मान लो तुम्हारी मैक्सिमम वैल्यू सेम आ रही, लेकिन उन लोग का टाइम पीरियड अलग अलग है। भाई ये तुम्हारा पहले ही मैक्सिमम वैल्यू आ गई, ये थोड़ा देर के बाद आएगी, ये थोड़ा देर के बाद आएगी। समझ में आ रहा है? तो ऐसे ही चलता है, क्योंकि जो तुम्हारा इस तरह से डिवाइड करते, कॉइल बनाते, कोई एक कॉइल आगे रखते हैं, उसके बाद दूसरी कॉइल रखते हैं, उसके बाद तीसरी कॉइल बनाते हैं, तीनों का सर्किट अलग कर देते हैं। और जब घूमेगा तो जो कॉइल पहले मूव हो गया है, ठीक है ना, तो उसका वोल्टेज तो पहले तुम्हारा हाई, पहले ही मैक्सिमम चला गया। अगर इसको ग्राफ के रूप में देखोगे तो ग्राफ में कैसा बनेगा, ये तुम्हारा पहला हो गया ए, ठीक, ये तुम्हारा हो गया दूसरा,
और ये तुम्हारा हो गया तीसरा। समझ में आ गया ना? तीनों की मैक्सिमम वैल्यू मान लो सेम ही निकल रही लेकिन अलग अलग समय पर। समझ में आ रहा है ना? और ये तुम्हारा चलता रहता है, एक कंप्लीट साइकिल के बाद दूसरी ऐसे चलती रहती है। समझ में आ गया ना? तो इसी तरह 3 फेज में होता है और तीनों के बीच का जो एंगल होता है डिफरेंस, वही तुम्हारा फेज डिफरेंस बोलते हैं इसको। समझ में आ गया ना? ठीक, ये क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम में पूछा गया है कि फेज और फेज डिफरेंस के बीच में एक्सप्लेन करो, आया है क्वेश्चन तुम्हारे में। फिक्स नहीं है वो फेज डिफरेंस। हाँ, फेज डिफरेंस फिक्स नहीं रहेगा इसमें। कहाँ दोनों एक कहाँ फिक्स हो जाएंगे ये बताओ? और सर बोले थे ये बॉल घूमता रहेगा यार, एंगल बनेगा कि नहीं बनेगा ये बताओ। इसके बीच का डिफरेंस कुछ एंगल होगा, फिर यहाँ से इसका डिफरेंस कुछ होगा, इसका डिफरेंस नहीं होगा। हाँ, एक वो भी चीज है वो बता दे रहे हैं ना तुमको। ये तो हम एक फेज दूसरे फेज के बीच का बता रहे हैं, ठीक है ना? अब वही बता रहे हैं 120 डिग्री क्या है, क्योंकि तुम्हारा देखो एक रोटेशन कितना होता है, 360 डिग्री होता है। अब उसको 3 में डिवाइड कर दो कितना, 120 निकलेगा, ठीक है ना? और ये कैसे होता है, जब तुम लोग, अगर हम रोटर की बात करें, ठीक, रोटर है मान लो, ठीक, उसमें तुम्हें 3 फेज का अगर उस पर वाइंडिंग करनी है तो क्या करोगे, तीनों को बराबर बांटोगे, कोई एक कॉइल भी ज्यादा नहीं होनी चाहिए। कितना डिग्री एंगल पे रहेगा, 120। समझ में आ गया? तो ये है चीज तुम्हारा यहाँ पर, ठीक है ना? ऐसे तो इतना पार्ट तुम्हारा मान लो R हो गया फेज, इतना पार्ट हो गया Y, इतना हो गया B। 3 अलग सर्किट बनाते हैं और जब ये घूमेगा तो 3 अलग अलग फेज निकलेगा और तीनों का जो डिफरेंस, मतलब कि डिफरेंस होता है कितना होता है, 120 डिग्री एंगल का होता है। समझ में आया? ये चीज है तुम्हारा। इसको रखते हैं हम लोग जब वाइंडिंग बनाते, कनेक्शन करते हैं। और फेज डिफरेंस जब तब निकालोगे जब तुम लोग वहां पर चालू हो जाएगा और जब ईएमएफ की बात करोगे तब उस पे जितना तुम्हारा निकलेगा उन दोनों के बीच का डिफरेंस वो अपना होगा, इक्वल हो, मतलब कि अलग अलग होगा। हमने एग्जांपल में अल्फा बीटा माना है ना, उसमें तो कुछ वैल्यू ही होगी। समझ में आ गया ना? ये तो तुम्हारा कंस्ट्रक्शन की बात हो गई है। किसी में तुम अगर 3 फेज का सर्किट बनाओगे तो सर्किट बनाने में तुम्हें ये 120 डिग्री का एंगल तुम्हें ध्यान में रख के बनाना पड़ेगा। अगर ये एक भी आगे पीछे हो गया तो इसका मतलब एक फेज में तुम्हारा वोल्टेज बहुत ज्यादा हो गया, किसी में कम हो गया, इक्वल है ही नहीं, तुम्हारा कंस्ट्रक्शन ही इक्वल नहीं है, तुम्हारा वोल्टेज गड़बड़ा जाएगा। समझ में आ रहा है ना? तो इन तीनों का जो एंगल होता है 120 का होता है आपस में। समझ में आ गया ना? तो इसको ध्यान में रख के जब हम लोग बनाते हैं सर्किट तब ये चीज करते हैं। उसके बाद अब इसको घुमाओगे तो जो वोल्टेज निकलेगा 3 अलग अलग फेज निकलेगा और तीनों फेज का जो डिफरेंस होगा बीच में उसी को फेज डिफरेंस अभी हम बता रहे थे। समझ में आया ना? उसकी वैल्यू तुम्हें निकालने में पता चलेगी। क्लियर है? सर खंभे में जो 3 फेज होती है उसमें तो अलग अलग होता है वोल्टेज। कहाँ वोल्टेज अलग है देखोगे, वहां मत चेक करो, जहां ट्रांसफार्मर से जब निकलता है 3 फेज अलग अलग उसकी वोल्टेज तुम्हारी सेम रहती है 220 के आसपास। भाई ऑल्टरनेटिंग है 219, 218, 220, हम बता तो रहे मैक्सिमम वैल्यू सबकी अपने अपने टाइम में अपने अपनी होगी। मान लो 220 से ज्यादा किसी में नहीं जा रहा है, लेकिन 220 जब जा रहा है तो उसका समय अलग होगा, उसका समय और उसका समय अलग होगा और इसी के बीच का वही फेज डिफरेंस होता है। समझ में आ रहा है ना? ठीक, मतलब कि 0 से लेकर उसकी जो मैक्सिमम वैल्यू जा रहा है उसका समय तुम्हारा अलग है, दूसरे वाले फेज का अलग है, तीसरे फेज का अलग है, होगा ना? वो हम बता रहे हैं फेज डिफरेंस। सर ट्रांसफार्मर से खंभे तक जाने में क्यों कम हो जाता है? रेजिस्टेंस नहीं है, रेजिस्टेंस के कारण तुम्हारा पावर क्या होता है, अगर रेजिस्टेंस बढ़ेगा, यही तो पावर लॉ कर रहे थे, रेजिस्टेंस बढ़ने के साथ साथ तुम्हारा वोल्टेज क्या होता है, बढ़ जाता है, डिवाइड हो जाता है ना, कमी आएगी ना, तो वही तो हो रहा है। अब जिसका ट्रांसफार्मर से वायर आया सबसे पहले जिस घर में जाएगा उसको वोल्टेज बहुत अच्छी मिलेगी और जिसका एकदम आखिरी में घर होगा उसको वोल्टेज बहुत कम मिलेगी। समझ में आया? क्योंकि उस तक पहुंचते पहुंचते इतना वायर है, उतने बीच में इतना कनेक्शन जोड़ दिया जा रहा है, तो कुछ लोग कटिया भी मारेंगे, उससे तुम्हारा पावर क्या हो रहा है। तुम लोग खुद ही एक्सपेरिमेंट करे थे पावर लॉ वाला, तो उसमें देखे होंगे कि पैरेलल कनेक्शन करने पर भी वोल्टेज में ड्रॉप हो रहा था, 218 चौथे बज गए 210 ही पहुंच गया था, लेकिन पावर जो कंजम्पशन है वो बढ़ता चला जा रहा था। समझ में आ रहा है ना? ये चीज
इसीलिए जब भी हम लोग ट्रांसफार्मर से 3 फेज निकालते हैं तो तीनों फेज पे जो कनेक्शन करते हैं वो घर बराबर होना चाहिए, लोड बराबर होना चाहिए। लेकिन ऐसा पॉसिबल हो ही नहीं पाता है। समझ में आ गया? तुम्हें कनेक्शन चाहिए तो वो लोग को काम यही पहले देखना कि किस कनेक्शन फेज पे लोड कम है तो वो कनेक्शन तो देना। लेकिन क्या होता है, तुम्हें पता है कि अरे उस वाले कनेक्शन बहुत ज़्यादा घर लगे हुए हैं, ठीक है ना, या उसमें ऐसे मोहल्ले में आ रहा है जहाँ पर लो कैटेगरी वाले हैं, तो वो लोग क्या करेंगे, वो कटिया और यही सब वाला काम करते हैं, ठीक। तो तुम कहोगे नहीं ये मोहल्ला अच्छा लग रहा है, इस वाले से हमको फेज चाहिए, तो तुम उसको पैसा दे दोगे तो उसी में से लगा देगा। मतलब कि तुम्हारा मान लो पहले 10-10 घर जुड़ने चाहिए तभी तो बराबर वोल्टेज सब मिलेगा, सही, ठीक। लेकिन तुम्हें क्या चाहिए कि नहीं उसमें पहले से 12 जुड़ा हुआ है, तुम कह रहे हैं हमको वही में चाहिए, तो तुम उसमें 13 घर जुड़ गए, लो उसमें वोल्टेज और कम हो गया। भले ही लाइट कम जा रही है, इलेक्ट्रिसिटी में उसमें कम जाती है, तो लोग तभी ये काम करते हैं, क्योंकि तीनों फेज में से किसी एक फेज में ज़्यादा बत्ती जाती होगी ना, इलेक्ट्रिसिटी जाती है, तो उस घर में तुम वो कनेक्शन क्यों लोगे उस फेज से? समझ में आ रहा है ना भाई? जिस मोहल्ले में तुम्हारी इलेक्ट्रिसिटी कम जाएगी वहीं से मोहल्ले से तुम इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन लोगे। ऐसे तुम लोग ऐसे जुड़ता चला जाएगा, लोड एक ही साइड बढ़ जाएगा, ट्रांसफार्मर तुम्हारा गर्म हो जाएगा। एक ही फेज में तुम्हारा इतना ज़्यादा लोड लगा दो तो उसमें पावर कंजम्पशन बढ़ जाता है, करंट उसमें बढ़ जाता है, कॉइल तुम्हारी जल जाएगी, खत्म, एक फेज तुम्हारा चला गया, बाकी 2 फेज तो मिल रहा है, लेकिन ट्रांसफार्मर तो बदलना पड़ेगा। समझ में आ रहा है ना? क्योंकि कॉइल तो तुम्हारी सेकेंडरी एक ही है ना, उसको डिवाइड कर दिए हैं ना 3 फेज में, तो लोड नहीं पड़ेगा दोनों फेज में फिर, तो ये सब कारण होता है। जो वायर आती है उसमें 2 फेज एक न्यूट्रल होता है ना, 3 फेज एक न्यूट्रल रहता है। हाँ, समझ में आया ना? अभी तुम लोग पढ़े हो तो सर बताए होंगे 3 वायर सिस्टम होता है, 4 वायर सिस्टम भी होता है स्टार में, बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड कंडीशन भी होता है, ये भी पढ़ाए होंगे। पूरा एक्सपेरिमेंट तुम्हारा 6th वाला इसी पर है, ठीक है ना? अरे इतना समझ लो, अभी जब 6th पढ़ाएंगे तो एक ही एक्सपेरिमेंट में ये सब मत करो, कंफ्यूज हो जाओगे। इतना क्लियर हो गया ना? कर लो, क्वेश्चन बहुत इजी है। तो ये रोटर एसी उत्पन्न करेगा कि डीसी? एसी ही करेगा यार। ये बताओ कि जब जनरेशन तुम करते हो ईएमएफ की, तो तुम्हारा डीसी में कैसे हो जाएगा? बिना मैग्नेटिक फील्ड में परिवर्तन आए तुम्हारा ईएमएफ जनरेट होगा क्या? नहीं होगा। तो डीसी में क्या होगा? डीसी कन्वर्ट करा सकते हो तुम, जनरेट नहीं करा सकते। 2 तरीके, इलेक्ट्रॉनिक तरीका एक रेक्टिफायर वाला है, और एक मैकेनिकल तरीका तुम्हारा वो तुम्हारा वो ब्रश गियर के साथ है तुम्हारा, ठीक है ना? अरे पढ़ाए तो है तुम लोग को, ठीक। कम्यूटेटर और ब्रश वाला अभी नहीं पढ़ेगा ना, सेकंड सेमेस्टर में पढ़ेगा, ठीक। क्लियर? इसको बना लो, बना लिए हो?